देखें बीट्स का कॉन्सेप्ट क्या होती हैं बीट्स। तीन तरह की आपने सुपरपोजिशन पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में। वेव्स की तीन टाइप्स थी सुपरपोजिशन की। पहली टाइप थी, अल्लाह ही जाने ये क्या हो रहा है। सुपरपोजिशन की थ्री टाइप्स आपने पढ़ी थी। पहली थी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या था? इंटरफेरेंस था कि जब दो वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो और सेम फ्रीक्वेंसी की हो, तो जो उनकी जो सुपरपोजिशन होती है वो इंटरफेरेंस कहलाती है। और हमें फिक्स्ड पोजीशंस पे उस इंटरफेरेंस के नतीजे में फिक्स्ड पोजीशंस पे मैक्सिमम और मिनिमम साउंड सुनाई देती हैं। साउंड की अगर साउंड वेव्स की इंटरफेरेंस की बात करें तो। इसी तरह फिर सेकंड था बीट्स। बीट्स में क्या था कि दो वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट सा डिफरेंस था। तो ये था बीट्स में कि दो वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव करें और उनकी फ्रीक्वेंसी में मामूली सा फर्क हो। अब अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं खड़ा हूं, सपोज यहां पे मैं खड़ा हूं और इधर दो स्पीकर हैं, दो लाउड स्पीकर हैं, एक इस एंड में लगा है, दूसरा दूसरे एंड में लगा हुआ है। अब अगर उन दोनों से आने वाली जो वेव्स हैं, उन दोनों साउंड वेव्स में फ्रीक्वेंसी का मामूली सा डिफरेंस है। एक की फ्रीक्वेंसी है F1, दूसरी की फ्रीक्वेंसी है F2। और सपोज कर लें कि F2 F1 से ग्रेटर है और इनकी फ्रीक्वेंसीज में मामूली सा डिफरेंस है। मैं कह लेता हूं F1 फ्रीक्वेंसी जो है, क्या हो गया? फिर खराब हो गई। तो सपोज कर लें कि एक लाउड स्पीकर की फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज, सपोज दूसरे लाउड स्पीकर की फ्रीक्वेंसी है 252 हर्ट्ज। ठीक है, तो अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कितना आ रहा है? फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आ रहा है डेफिनेटली 2 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं, इसी पोजीशन पे मुझ तक आने वाली दोनों स्पीकर्स से आने वाली जो साउंड वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज में 2 हर्ट्ज का डिफरेंस आ रहा है। तो जब 2 हर्ट्ज का डिफरेंस आ रहा है तो होगा क्या? होगा ये कि इसी पोजीशन पे खड़े खड़े अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं, तो साथ ही क्या होगा, क्वार्टर सेकंड के बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। तो जब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मुझे लाउड साउंड सुनाई देगी, और जब 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 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मुझे फेंट साउंड सुनाई देगी। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इन दोनों स्पीकर्स में 2 हर्ट्ज का है, तो मुझे यहीं पे खड़े खड़े 4 मरतबा लाउड साउंड सुनाई देगी। एक सेकंड में, एक साइकिल में 2 मरतबा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ना, एक साइकिल में एक क्रस्ट एक ट्रफ। तो जब क्रस्ट आएगा तब भी लाउड साउंड सुनाई देगी, जब ट्रफ आएगा तब भी लाउड साउंड सुनाई देगी। वैसे तो जाहिर सी बात है वो होते हैं कंप्रेशन रेयर फैक्शन होते हैं साउंड वेव्स में, लेकिन समझने के लिए क्रस्ट ट्रफ की एग्जांपल ठीक है। ठीक हो गया? तो जब क्रस्ट आएगा तो मुझे लाउड साउंड सुनाई देगी और ट्रफ आएगा तो मुझे फेंट साउंड सुनाई देगी। अब ये तो है आपके सामने एक वेव। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है? 2 हर्ट्ज के। तो जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 2 हर्ट्ज के, तो इसका मतलब है एक वेव और बनेगी। लाइक इस तरह से छोटी वेव ड्रॉ कर लेता हूं मैं, समझ ताकि स्पेस इधर। ये देखें, ये एक वेव, और फिर ये देखें, फिर उसके बाद ये दूसरी वेव। लें जी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 2 हर्ट्ज का होने का क्या मतलब है कि दो कंप्लीट वेव्स का डिफरेंस आएगा। अब जरा देखें, अब जब दो कंप्लीट वेव्स बनेंगी तो देखें, एक क्रस्ट ट्रफ। तो इसका क्या मतलब है? एक सेकंड में हमें 4 मरतबा लाउड साउंड सुनाई देगी। और इसे हम कहते हैं कि एक सेकंड में दो बीट्स बन रही हैं। एक कंप्लीट वेव जो होती है वो एक बीट होती है, दो कंप्लीट वेव्स हैं तो दो बीट्स बनेगी। तो इसका मतलब है कि पर सेकंड 2 बीट्स बनेगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी, FB। दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले से आता था, तो जस्ट एक दफा रिवाइज करवाना था। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, थोड़ा सा मैं मजीद यस एक्सप्लेन सर। कर देता हूँ। हो गया क्लियर? यस सर। ओके। तो ये आपके सामने बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि दोनों जो आपकी साउंडिंग बॉडीज हैं, उन दोनों साउंडिंग बॉडीज में उन दोनों साउंड सोर्सेज की फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस, दैट प्रोवाइड्स अस बीट्स फ्रीक्वेंसी। कि एक सेकंड में दो बीट्स बनेंगी इस केस में हमारे पास, यानी एक सेकंड में 4 दफा लाउड साउंड सुनाई देगी। ठीक हो गया? अच्छा, आप जरा इस चीज को देखें। अब इसी में वो कॉन्सेप्ट यूज होगा आखिर में जाके। तो मैं पहले अब ऐसे करता हूँ कि पहले डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ और फिर मैं समझाता हूँ। तो जो मेटल डिटेक्टर हमारा होता है, वो मेटल डिटेक्टर, उसका सर्किट इस तरह का होता है। पहले तो आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होना चाहिए था कि मेटल डिटेक्टर है क्या भला, और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं जी? पता है आप लोगों को व्हाट इज मेटल डिटेक्टर? क्या होता है मेटल डिटेक्टर? हाँ जी। सर अच्छा हमें चल, नहीं पता। चले मैं खुद बताता हूँ। ये
अमूमन मस्जिदों के बाहर, बैंक्स के बाहर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं उनके बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स जो खड़े हुए होते हैं, उनके हाथों में एक वो होता है ना, लंबा सा वो, जस्ट लाइक बैट, बल्ले की तरह का वो होता है। तो वो जो है या फिर लाइक जो सिक्योरिटी डोर्स होते हैं, जिस डोर के अंदर से पास करते हैं, तो होता क्या है, जैसे उस डोर में से पास करते हैं, अगर आपके पास कोई अगर आपकी जेब में कोई मेटल की कोई चीज है, लाइक इवन की घड़ी भी अगर आपने पहनी हुई है, तो वो क्या करता है, वो फौरन से एक उसमें बीप साउंड सुनाई देती है। वो क्या करता है, वो मेटल को डिटेक्ट करता है, असल में मेटल को डिटेक्ट करता है, और उस डिटेक्शन के बाद वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होती है, वो इस चीज का सिग्नल होता है कि इस बंदे के पास कोई ना कोई मेटल की चीज है। इसी तरह वो जो होता है उनके गार्ड्स के हाथ में, वो भी मेटल डिटेक्टर ही होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि बंदे के पास कोई मेटल की चीज तो नहीं है। असल में मेटल की चीज में इतने इंटरेस्टेड वो क्यों है, इस चीज का खदशा होता है कि कहीं पिस्टल वगैरह ना लेके आए हो। पिस्टल भी तो मेटल ही होती है ना, और क्या होती है, मेटल की बनी होती है। तो कोई पिस्टल वगैरह उसके पास मौजूद ना हो, तो उसके लिए असल में चेकिंग कर रहे होते हैं वो। ठीक हो गया। तो ये हमारा वो मेटल डिटेक्टर है, जो डिटेक्ट करके बताता है कि इस बंदे के पास कोई मेटल की चीज है या नहीं है। सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए मेटल डिटेक्टर्स यूज होते हैं। अच्छा, अब जरा इसको देखें वर्क किस तरह से करता है। होता असल में क्या है कि उसके अंदर जो है इस तरीके के दो ऑसिलेटर्स मौजूद होते हैं। ये फर्स्ट ऑसिलेटर क्या बुलाए अभी बताता हूं। ये फर्स्ट ऑसिलेटर है, ये सेकंड ऑसिलेटर है। अब फर्स्ट ऑसिलेटर जो है, इसमें क्या मौजूद है, एक इंडक्टर मौजूद है, एक कैपेसिटर मौजूद है। सेकंड ऑसिलेटर में भी यही है, इंडक्टर मौजूद है, कैपेसिटर मौजूद है। शुरू में जब इसके पास कोई मेटल की चीज नहीं लाई गई, तो उस वक्त फर्स्ट सर्किट की इंडक्टेंस और सेकंड सर्किट की इंडक्टेंस, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह फर्स्ट सर्किट की कैपेसिटेंस और सेकंड सर्किट की कैपेसिटेंस, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो इनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज जो होंगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, अभी हमने उसका फार्मूला ड्राइव किया था, 1/2 पाई, क्या लिख दिया मैंने, 1/2 पाई √LC। अब जरा इस चीज को देखें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रही है और कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रही है। अब जब इन दोनों ऑसिलेटर्स की इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सेम है, तो इसका मतलब है इन दोनों की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज भी सेम है। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज और सेम, ऐसे लिख देता हूं, चले मैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। दोनों की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों सर्किट्स की। अच्छा, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अभी ये पूरा बीट्स का हमने टॉपिक आपके सामने किया है। बीट्स बनती कब है, बीट्स उस वक्त बनती है कि जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो, बहुत मामूली सा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो कोई बीट्स नहीं बनेगी, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है तो बीट्स बनेगी। तो अभी जरा देखें, अभी तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो किसी किस्म की बीट्स बनेगी, कोई बीट्स नहीं बनेगी। दिस इंप्लाइज दैट नो बीट्स प्रोड्यूस्ड, नो बीट्स प्रोड्यूस्ड, किसी किस्म की कोई बीट्स यहां पे प्रोड्यूस नहीं होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा इस चीज को देखिएगा। अब पहले बीट्स प्रोड्यूस कब होंगी वो बाद में बताता हूं, पहले मैं इस चीज को डिफाइन कर दूं, ये ऑसिलेटर क्या भला होती है। असल में होता है इस तरह कि देखिए, आपने चैप्टर नंबर 1 में इस चीज को सीखा था, जब कैपेसिटर वाला टॉपिक हमने किया था, वहां हमने ये चीज सीखी थी कि कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। जरा चार्जेस उसके अंदर स्टोर है, तो इसका मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई पड़ी है। ठीक हो गया। और इस चीज की मैंने आपको इस चीज का प्रूफ भी दिया था कि चार्ज कैपेसिटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस अगर मैं एक छोटा सा बल्ब लगाता हूं, तो जैसे ही उस बल्ब का स्विच ऑन करूंगा, वो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, हालांकि एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो बल्ब का ग्लो करना, बल्ब का लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करना, इस चीज का प्रूफ है कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई पड़ी थी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी असल में बल्ब की लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो ये हमारे पास प्रूफ था कि कैपेसिटर वाकई अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अच्छा, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर करता है। ये माइक ऑफ कर लें प्लीज। तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होती है। बिल्कुल इसी तरह इंडक्टर भी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देख लिया हमने चैप्टर नंबर 4 में, काफी डिटेल से हमने इंडक्टर को बार बार इसको डिस्कस किया था। तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है करंट के फ्लो की वजह से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप होती है करंट के फ्लो की वजह से, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है।
समझ आ गई बात की। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है ना कैपेसिटर में, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है करंट के फ्लो की वजह से, तो इसका मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा इस चीज को देखिएगा होगा क्या। यहां से ये वाला जो सर्किट है, इस सर्किट के थ्रू हमने चार्ज प्रोवाइड कर दिया कैपेसिटर को, ये एक्सटर्नल सर्किट जो है, इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हमने कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह इस एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हमने कैपेसिटर को चार्ज प्रोवाइड कर दिया। अब कैपेसिटर करेगा क्या, चार्ज प्रोवाइड तो कर दिया, कैपेसिटर बार बार चार्ज डिस्चार्ज होगा, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो इस डायरेक्शन में इंडक्टर की तरफ करंट को फ्लो करवाएगा। ठीक है, जब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुई, वो चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में इंडक्टर की तरफ, इंडक्टर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब इंडक्टर चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो हमारे एसी साइकिल के डिटेल से मैंने आपको बताया था इंडक्टिव सर्किट जब हमने किया था, कि जो फर्स्ट क्वार्टर होता है इंडक्टर के अक्रॉस जब हम एसी सप्लाई देते हैं, तो एसी का जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, लाइक इस तरह से एसी की वेव बन रही है ना ऐसे, ये तो ये वाला फर्स्ट क्वार्टर है, ये वाला इस फर्स्ट क्वार्टर के दौरान क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर के दौरान इंडक्टर की तरफ करंट फ्लो करता है, इंडक्टर चार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही सेकंड क्वार्टर आएगा, अब ये सेकंड क्वार्टर स्टार्ट हुआ, यानी यहां से लेके यहां तक का, यानी T/4 टाइम से लेके T/2 टाइम तक का, अब क्या होगा, इंडक्टर फिर से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब जब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो अब इंडक्टर दोबारा से करंट किस डायरेक्शन में करंट देगा, दोबारा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैपेसिटर की तरफ फेंकेगा, ऐसे करके यूं, इस डायरेक्शन में लें जी, इस डायरेक्शन में एक करंट जो है इंडक्टर कैपेसिटर की तरफ फेंकेगा, फिर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होगा फिर एक क्वार्टर तक, और नेक्स्ट क्वार्टर जैसे ही स्टार्ट होगा कैपेसिटर फिर करंट रिवर्स कर देगा इंडक्टर की तरफ, इंडक्टर स्टार्ट होना शुरू होगा, नेक्स्ट क्वार्टर तक इंडक्टर चार्ज होता जाएगा, फिर वो करंट फेंकेगा कैपेसिटर की तरफ। तो इस तरीके से करंट जो है बार बार ऐसे इस डायरेक्शन में, यहां से उधर, उधर से इधर, यहां से उधर, उधर से इधर, ये जो है ना ये करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। अब करंट की क्योंकि हो रही है ऑसिलेशन, करंट बार बार एक ही पोजीशन के अबाउट अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज, दीज सर्किट्स आर कॉल्ड ऑसिलेटरी सर्किट्स, और दीज आर कॉल्ड ऑसिलेटर्स। समझ आई इस चीज की। हाँ जी, यस सर, क्लियर है। ओके। ये तो हमें पता चल गया कि इनको ऑसिलेटरी सर्किट्स क्यों कहते हैं, और हमने उससे पहले ये भी देख लिया कि शुरू में जब तक कोई मेटल की बनी हुई चीज हमने इनके करीब नहीं लाई, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी सेम है, ये वही वाली फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, इसकी ऑसिलेशंस के साथ हम इसीलिए इंटरेस्टेड हैं कि इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इस सर्किट की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, सेम उसी फ्रीक्वेंसीज के साथ ये करंट जो है ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए करंट की ऑसिलेशन को हमने डिस्कस किया। ठीक हो गया। अच्छा, करंट जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो इस फार्मूला के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। और ये भी हमें क्लियर हो गया कि जब तक कोई मेटल की बनी हुई चीज इन सर्किट्स के करीब नहीं आएगी, उस वक्त तक इन दोनों सर्किट्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम होगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जीरो होगा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जीरो होगा तो कोई बीट्स नहीं बनेगी। यहां तक तो चीज क्लियर होगी थी हमें। अब जरा देखते हैं, जब मेटल की बनी हुई चीज इसके करीब आएगी तो सर्किट करेगा क्या, ऐसा क्या करेगा कि जिसके नतीजे में वो उस मेटल को डिटेक्ट कर लेगा। अब जरा देखिएगा, अब मेन काम शुरू होने वाले। ये मेटल है, सपोज ये पिस्टल है, लेट सपोज मेटल का बना हुआ जाहिर है। जैसे इसको मैं सर्किट बी के करीब लेके आता हूं, इस कोयल सॉरी इंडक्टर बी के करीब लेके आता हूं, जैसे ही इंडक्टर बी के करीब आएगा, अब ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही मेटल किसी इंडक्टर के करीब आता है तो उस इंडक्टर की इंडक्टेंस कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, अब उस डिटेल में मैं आपको नहीं लेके जा रहा, ये आपके लेवल से ऊपर की बातें, तो पहले अच्छी खासी डेप्थ में हम जा चुके हैं, ये मजीद एक नया टॉपिक खुल जाएगा। अब इस चीज को छोड़ें, बस ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी कोई मेटल की बनी हुई चीज किसी इंडक्टर के करीब आती है तो उस इंडक्टर की इंडक्टेंस कम हो जाती है। ठीक हो गया। तो इस चीज को अब जरा देखें, होगा क्या, इंडक्टेंस कम होगी तो क्या होगा, व्हेन मेटल ब्रॉट, कहां पे, व्हेन मेटल ब्रॉट नियर इंडक्टर बी, तो जब इंडक्टर बी के करीब मेटल को लाया जाएगा तो होगा क्या, तो उस सूरत में उसकी जो इंडक्टेंस होगी मेटल बी की जो इंडक्टेंस है एल बी, वो क्या करेगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया। अब जरा देखें, जब इसकी इंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, इंडक्टर और कैपेसिटेंस पे। कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है लेकिन इंडक्टेंस तो डिक्रीज कर गई। अब जब इंडक्टेंस डिक्रीज कर गई तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या करेगी,
तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी इसकी। ओह क्या लिख दिया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। किसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? सर्किट बी की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इंक्रीजेस। ले जी, अब जब इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई तो मुझे बताएं कि उसकी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पे कांस्टेंट है सर्किट ए की, उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो उसकी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपनी जगह पे फिक्स्ड है। लेकिन इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर चुकी है। तो जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर चुकी है तो अब मुझे बताएं कि क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी माइनस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, क्या अब ये मजीद जीरो के इक्वल होगा? क्या अब ये जीरो के इक्वल होगा? पहले ये जीरो के इक्वल था, पहले इन दोनों का जो डिफरेंस था वो जीरो के इक्वल था, लेकिन क्या अब ये डिफरेंस जीरो के इक्वल होगा? नो, अब ये डिफरेंस जीरो के इक्वल नहीं होगा, बल्कि अब ये डिफरेंस जीरो से बड़ा हो जाएगा। दिस डिफरेंस इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक हो गया? अब ये जब ये डिफरेंस जीरो से बड़ा हो गया तो होगा क्या? देखें वही चीज, F2 माइनस F1 की जब कोई भी वैल्यू आएगी तो बीट्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो फौरन से यहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट पहुंच रहा है, दोनों तरफ से आने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है, उस इलेक्ट्रिक करंट की बीट्स बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे बीट्स बनेगी तो बीट्स क्या करेगा? देखें ये इस सर्किट का काम क्या है? इस सर्किट का काम है जो बीट्स बन रही हैं उन बीट्स को एम्पलीफाई करके स्पीकर की तरफ भेज देना। तो जैसे ही यहाँ पे बीट्स बननी शुरू हुई, इस सर्किट ने फौरन से उन बीट्स को स्पीकर की तरफ भेजा और स्पीकर ने उन बीट्स को साउंड में कन्वर्ट कर दिया। साउंड आनी शुरू होगी, पता लग गया कि यहाँ पे सर्किट बी के पास कोई ना कोई मेटल मौजूद है। हाँ जी, ये अब मुझे बताएं, समझ आ गई आप लोगों को? यस सर, आ गई है। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास लिखने की जगह भी नहीं बची, एक दो लाइनें में लिख देता। चलें इसका स्क्रीनशॉट लेने हैं। तो नाउ वी वी गेट बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? ऑफ फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी, एफ बी, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी? यही एफ और सर्किट बी माइनस एफ और सर्किट ए। यहां पे मैं प्रॉपरली बीट लिख देता हूं, उधर भी बी हो गया तो कंफ्यूजन होगी। बीट्स, बीट्स फ्रीक्वेंसी कितनी बीट्स फ्रीक्वेंसी बनेगी? इन दोनों के फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के इक्वल, जितना भी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट आया पड़ा होगा उस फ्रीक्वेंसी की बीट्स बनेगी। ये बीट्स कहां पे रिसीव होंगी? एम्पलीफायर को रिसीव होंगी। दीज बीट्स आर दीज बीट्स received to amplifier। ठीक है, अच्छा ये बीट्स जो इसको मिलेंगी करंट की फॉर्म में बीट्स होंगी, ये साउंड की फॉर्म में नहीं होंगी। इसको साउंड की बीट्स से बना दीजिएगा, ऊपर से करंट आ रहे हैं दोनों सर्किट से, उधर से साउंड नहीं आ रही। ठीक है ना, तो ये साउंड की बीट्स हैं। दीज बीट्स रिसीव्ड टू एम्पलीफायर, एम्पलीफायर डिलीवर्ड डिलीवर्ड टू स्पीकर। तो स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर प्रोड्यूस साउंड, स्पीकर प्रोड्यूस साउंड टू डिटेक्ट मेटल, टू डिटेक्ट मेटल। सिंपल। ठीक हो गया? तो इसलिए जैसी साउंड प्रोड्यूस होनी शुरू होती है तो पता चल जाता है कि इस बंदे की जेब में कोई ना कोई मेटल की चीज मौजूद है। सिंपल इज दैट। देखें मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये हमने डीसी, अब हम एसी सर्किट की मैक्सिमम पावर आउटपुट पढ़ रहे हैं। ये हमने डीसी सर्किट की मैक्सिमम पावर आउटपुट पढ़ी थी कुछ इस तरह से, अगर आप लोगों को याद हो तो। हमने देखा था कि अगर हम मैक्सिमम पावर लेना चाहते हैं अपने इस लोड रेजिस्टर के अक्रॉस, अपने इस लोड रेजिस्टर क्या होता है कई दफा बता चुका हूं। लोड रेजिस्टर का मतलब है हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, फैन है, बल्ब है, इलेक्ट्रिक आयरन है, वट कुछ भी है। तो इसके अक्रॉस जो हमें पावर मिलेगी दैट विल बी अवर आउटपुट पावर। तो अब अगर इसके अक्रॉस हम मैक्सिमम आउटपुट पावर लेना चाहते हैं तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो हमें मैक्सिमम पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखें जरा मैक्सिमम पावर किसकी इक्वल थी? मैक्सिमम पावर वाज ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय और माइनस, क्या हमने कहा कि मैक्सिमम पावर के लिए फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के लिए सर्किट की जो है सर्किट की लोड रेजिस्टेंस और हमारे सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहां पे हम क्या पुट कर देंगे? स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर आ जाएगा, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 और आर। ठीक हो गया? अब जरा देखें आर और आर कैंसिल होंगे तो बाकी बचेगा क्या?
बाकी ये बचा था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r, ये हमें मिली थी मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर के लिए हमने कंडीशन क्या देखी कि मैक्सिमम पावर के लिए बेसिक कंडीशन ये है कि हमारी लोड रेजिस्टेंस यानी सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सोर्स की रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो पावर हमें आउटपुट में मैक्सिमम मिलेगी। अब यहां पे हम इस चीज को किस तरह से डिस्कस करेंगे, देखें अब हमारा सोर्स इस केस में बैटरी तो नहीं है क्योंकि ये हमारा एसी सर्किट है, तो अब इस केस में सोर्स क्या है, इस केस में सोर्स है हमारा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर। हाँ जी, और उस एसी जनरेटर की क्या कॉइल नहीं होती, होती है ना, उस एसी जनरेटर की कॉइल होती है। यस और सर। फिर जाहिर सी बात है वो कॉइल किस चीज से बना होता है, किसी वायर से बना होता है, तो उस वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होती है। तो इसका मतलब है कि एसी कॉइल, एसी की जब कॉइल है तो उसकी रिएक्टेंस है, कॉइल की रिएक्टेंस होती है, अभी तक डिटेल से इस टॉपिक में हम देख चुके हैं। कॉइल की रिएक्टेंस होती है, तो लिहाजा हमारे एसी जनरेटर की रिएक्टेंस भी है और वायर की वजह से रेजिस्टेंस भी है। अब रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों मिलकर कंबाइंड इफेक्ट क्या कहलाता है, इंपीडेंस कहलाता है। ठीक हो गया, तो इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अवर एसी जनरेटर, अवर एसी जनरेटर यानी सोर्स जो है हमारा एसी जनरेटर हैज क्या क्या, अवर एसी जनरेटर हैज क्या क्या, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, और इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या कहलाता है, whose combined effect is, whose combined effect is called impedance, जिसको जी से डिनोट किया जाता है, impedance इसको जी से डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे सर्किट की जो हमारे सोर्स की जो इंटरनल ऑपोजिशन है दैट इज impedance। ठीक है, तो इंटरनल ऑपोजिशन ऑफ अवर सोर्स इज impedance, सो इंटरनल opposition of source is impedance। ठीक हो गया। अब जरा हम आते हैं अपने इस मैक्सिमम पावर आउटपुट के इसकी कंडीशन की तरफ। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि मैक्सिमम पावर अगर हम लेना चाहते हैं आउटपुट में, अगर हम आउटपुट में मैक्सिमम पावर लेना चाहते हैं तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन फिर यही होगी कि हमारी सर्किट की जो इंपीडेंस है वो हमारी लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। समझ आ गई बात की, तो यही चीज मैं लिख देता हूं। तो फॉर मैक्सिमम आउटपुट पावर, मैक्सिमम आउटपुट पावर, मैक्सिमम आउटपुट पावर के लिए इंपीडेंस ऑफ सोर्स, impedance of source should be equal to what, should be equal to resistance of external circuit, external circuit। ये हमारी सिंपल सी इसकी कंडीशन है, दैट्स इट। नहीं जी, कोई मसला? नो सर, क्लियर है। ओके, इसका लें स्क्रीनशॉट और साथ ही टॉपिक भी एंड हो गया। ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल मैक्सवेल इक्वेशंस को देखते हैं। सर ले लिया। ओके बस ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।